अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। कल हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो बेटा हमने कहा था कि कहीं भी करंट फ्लो करे, चार्ज मूव करे, तो मूविंग चार्जेस के गिर्द क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज लॉ ऑफ नेचर, ये नेचुरल है। हमने कहा करंट कैरिंग वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट की वजह से होती है और उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। तो बेटा सवाल ये पैदा हुआ कि बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई? तो हमने उसके ओरिजिन की तरफ जाना चाहा, जहाँ बल्कि गए हम, और हमने कहा जो बार मैग्नेट होते हैं, कोई भी मटेरियल है तो एटम से मिलके बनता है। तो एटम के स्ट्रक्चर को जब हमने देखा तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, स्पिन और ऑर्बिटल दोनों मोशन कर रहे थे और इसी तरह न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा था। हमने कहा था कि न्यूक्लियस चार्ज पार्टिकल स्पिन तो कर रहा है लेकिन बहुत स्लो है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने वाली को हम इग्नोर कर देंगे। बच गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किसकी? इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब बेटा आपने कहा, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात, आपने कहा कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन उस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, हजारों तो नहीं होते, काफी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की क्या सूरत-ए-हाल होती? तो बेटा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नॉर्मली पेयर फॉर्म में होते हैं। तो एक पेयर के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप कर रहा है, दूसरा स्पिन डाउन, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे की फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे होते हैं। लिहाजा ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड हैं, उन तमाम इलेक्ट्रॉन की नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। सो वो एटम जिसमें तमाम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर्ड मीन पेयर में है, तो बेटा उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। ये दरकार है, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। अब वो एटम जिनके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब आयरन की केमिस्ट्री देखें, Fe की, तो आयरन के अंदर बेटा एटॉमिक फॉर्म में जब एटम हो आयरन का, तो आयरन के अंदर 2 अनपेयर्ड, हालांकि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, 26 इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, 2 इलेक्ट्रॉन आयरन के क्या हैं? अनपेयर्ड है। और अगर आयनाइज फॉर्म में चला जाए आयरन, तो आयनाइज में हम Fe+3 भी लिखते हैं, यानी Fe के केस में बेटा 26 के केस में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। लिहाजा ये सूरत-ए-हाल है। अब ये आयनाइज हो जाए अगर आयरन, आयनाइज फॉर्म में बॉन्डिंग जब करता है Fe+2, जब हम +2 लिखते हैं तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो भी बेटा क्या होते हैं? आयरन के अनपेयर्ड होते हैं। तो लिहाजा अब 4 इलेक्ट्रॉन Fe+2 में 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड अवेलेबल हुए। और इसी तरह बेटा Fe+3 भी है हमारे पास। Fe+3 होता है जब, तो 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए, एक हर पेयर का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इसका मतलब है Fe+3 है। Fe के तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। Fe+2 के 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी जो 2 लूज हुए वो भी कौन से हुए? वो उन ऑर्बिटल से हुए जिनके बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक हर पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हो गए +2 में, और Fe+3 में 5 इलेक्ट्रॉन, और सबसे ज्यादा इस केस में Fe के होते हैं, आयरन के होते हैं इलेक्ट्रॉन,
ये सूरत हाल बनती है। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास स्टील, लेकिन स्टील क्या है, अलाय है, कॉम्बिनेशन से बनता है। अलग से स्टील मसलन जिस तरह आयरन है इस तरह तो नहीं होता, बल्कि स्टील कॉम्बिनेशन है, दो मेटल्स का अलाय है स्टील। तो स्टील के केस में भी काफी सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। तो बेटा जो बात हो रही थी कि हमने कहा फॉर एग्जांपल आयरन है, एटॉमिक नंबर तो इवन है, इवन एटॉमिक नंबर होते हुए भी आयरन के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये डिपेंड करता है कि वो sp-d-f बिल्कुल डी में काफी सारे डी में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में एग्जिस्ट करते हैं, और ये इनकी एनर्जी का रोल है खासा सारा। ये बेटा केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक में आगे चैप्टर नंबर 5 या 6 आ रहा है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आप पढ़ेंगे। उसमें आपने एक बात जरूर याद रखनी है कि आपने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, एक तरफ पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना होता है ग्राफिकली। तो वहां से आपने चंद एग्जांपल्स को इस टॉपिक के साथ उठा के लिख लेना है। यानी चैप्टर नंबर 5 या 6 है इनऑर्गेनिक में के पार्ट में जो है, वहां से भी आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आप, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां का भी एक डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो पता चल जाता है। तो पता चला कि जिस एटम के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, उस एटम के अंदर कोई, उस एटम की नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। जिस एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो तमाम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करके नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब लेट्स से हमारे पास कोई मटेरियल है, मटेरियल के अंदर हमारे पास हजारों एटम है, हर एटम की अगर, अब 2 ऑप्शन है, मटेरियल ऐसे एटम से भी मिलके बन सकता है जिन एटम की अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंदर मौजूद ना हो, और मटेरियल ऐसे में एटम से मिलके बन सकता है जिन एटम की अपनी जाती मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जिन एटम के अंदर कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो लिहाजा अब हम मटेरियल की डिस्कस करेंगे कि मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड की क्या सूरत हाल होगी। तो यहां तक बेटा कल के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू किया उन्हीं जुमलों को, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर थोड़ी सी डिस्कशन होगी। सो इस बेस पे हम मटेरियल की डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं। अच्छा बच्चों, आपने एक असाइनमेंट देख लें कि चैप्टर 5 या 6 केमिस्ट्री आपके पास बुक मौजूद होगी, चैप्टर 5 या 6 जिसमें भी ये है, वहां से थोड़ा सा देख लेना। आयरन का है, मैंगनीज का है, इस तरह से पूरा टेबल बना हुआ है। एक ग्राफ इस तरह का मिलेगा आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, जिसके लास्ट में मेरा ख्याल है जिंक आ रही है, टॉप पे आयरन आ रही है, इधर मैंगनीज आ रही है मेरा ख्याल है। ये ग्राफ है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं विद रेस्पेक्ट टू ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो आपने पढ़े होंगे, ये पीरियड नंबर आई थिंक सो 4 या 5 के ट्रांजिशन एलिमेंट के ग्राफ इस तरह से आता है। टॉप पे आयरन है, इसका मतलब है आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है, टॉप पे जिंक, इधर जाके आखिर में, और ये सारी सूरत। कहने का मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा एग्जांपल्स वगैरह के लिए चैप्टर 5 है या 6 है केमिस्ट्री का, उसको देख लीजिएगा, इस ग्राफ को भी देख लीजिएगा। बाकी जब पढ़ा वो चैप्टर तो उसको इस पे अप्लाई भी कर लेना है आपको। यानी यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने पैरामीटर डिसाइड कर लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एटम के डिसाइड करेंगे उस एटम की मैग्नेटिक फील्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता कहां से चलेगा, ये केमिस्ट्री बताएगी। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना। मतलब आयरन की एग्जांपल मैंने दी, आयरन जब एटम है, आयरन जब आयन है, और आयन में +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है आयरन के केस में। तो ये था बेटा। अब बेटा इस बेस पे आप मटेरियल की 3 टाइप्स बनाते हैं बेटा, ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा, ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी हमने मटेरियल की 3 टाइप्स बनाई थी। पहली टाइप थी हमारे पास कंडक्टर, दूसरी इंसुलेटर, तीसरी सेमीकंडक्टर। बेटा ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट भी हमने 3 टाइप्स बनाई थी, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस और पॉलीमर। और आज आप
ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 3 टाइप्स बना रहे हैं। कौन कौन सी बनाने जा रहे हैं? यानी ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल सॉलिड्स के हम 3 टाइप्स बनाते हैं, यानी मैग्नेट की 3 टाइप्स बनाते हैं हम मैग्नेटिक मटेरियल की। तो ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे हम मटेरियल की 3 टाइप्स बनाते हैं। एक है हमारे पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरी है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और तीसरी टाइप है हमारे पास फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। हमने बेटा ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। आइए अब हम 3 टाइप्स को जरा डिटेल में देखते हैं। और ये देखने के लिए सबसे पहली बात, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं, वो मटेरियल डायामैग्नेटिक कहलाते हैं जिन मटेरियल का बेटा जो मटेरियल ऐसे एटम से मिलके बनते हैं, ऐसे एटम से मिलके बनते हैं जिन एटम की अपनी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो हुए जो ऐसे एटम से मिलके बनते हैं जिनकी जाती तौर पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती। मीन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या अनपेड अगर इलेक्ट्रॉन हो भी तो बेटा कुछ ऐसे एटम है जिसका अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बच जाता है कद कोई ना कोई, लेकिन बेटा वो मटेरियल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाते हैं तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाता है दूसरे एटम के अनपेड इलेक्ट्रॉन से। मसलन हाइड्रोजन H1 का एक इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेड है, लेकिन दूसरे H1 का बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेड है। लिहाजा जब ये दोनों कंबाइन होकर H2 बनाते हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक पेयर बना लेते। लिहाजा ऐसे एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बनता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जिनकी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती। अब बेटा अब इस ऐसे एटम से मिलके बनने वाला मटेरियल जो है बेटा, ये मटेरियल बना बिलियंस ऑफ एटम से या मॉलिक्यूल से, तो बेटा ये मॉलिक्यूल्स या एटम इनकी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अगर इनकी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ऐसे एटम से मिलकर बनने वाला मटेरियल भी क्या होगा, मटेरियल की भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। डायामैग्नेटिक में हमारे पास एग्जांपल है कॉपर, बिस्मथ, वाटर, और हमारे पास आ जाती है ये एंटीमनी। यानी ये जो कॉपर, बिस्मथ, वाटर वगैरह है ये क्या है हमारे पास, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। सो
हमने पहली का क्लास पढ़ ली मटेरियल की, जिसमें हमने डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को पढ़ा, जिसमें हमने कहा डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो ऐसे एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं जिन एटम के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल में बचता नहीं है, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे, लिहाजा एटम या मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है। सो जीरो मैग्नेटिक फील्ड वाले एटम या मॉलिक्यूल अगर हो तो उनसे मिलने वाला मटेरियल, चूंकि एटम की मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मटेरियल की भी नहीं होगी। अब बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं, और बात बहुत वजह से सुनेंगे वरना बात बनेगी नहीं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे एटम से या मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं जिनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती, जीरो नहीं होती। यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती पैरामैग्नेटिक की। मसलन आपके पास एल्युमिनियम है, मैंगनीज है, प्लैटिनम है। बेटा हर एटम या मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन अच्छा अब देखते हैं मटेरियल किस। इसका मतलब है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो एटम होते हैं उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स में कोई ना कोई एक आध इलेक्ट्रॉन, आध तो नहीं एक पूरा ही होता है इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन आज तक हुआ कभी नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन तो फर्दर आप देख सकते हैं क्वार्क से बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फर्दर डिवाइड अभी तक हम नहीं कर सके। बहरहाल एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है ऐसे एटम में जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से ये एटम बिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना है ये मटेरियल, बिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना है ये मटेरियल, लेकिन इस मटेरियल के हर एटम के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हर एटम के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की सूरत हाल क्या हो सकती है, इस मैग्नेटिक फील्ड की सिचुएशन क्या हो सकती है बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड की सिचुएशन कुछ यूं हो सकती है बेटा। आपने देखा कि हर एटम की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, बेशक हर एटम की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग ना हो, लेकिन हर एटम मैग्नेटिक फील्ड रखता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हर एटम के अंदर कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली बात मौजूद है। अब बेटा क्योंकि मटेरियल नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ एटम से मिलके बनते हैं और एटम की अरेंजमेंट जरूरी नहीं है ऐसी हो, वजह से बात यहाँ और से सुनेंगे वरना मसला होगा। बेटा बात ये है कि जरूरी नहीं है कि तमाम एटम की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो, तमाम एटम का एक तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ पोल हो, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। एटम की अलाइनमेंट ऐसी होती है, अरेंजमेंट इनसाइड एटम के अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि एक की मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं होती। बेटा एटम अलाइन अपने आप को इस तरह से करते हैं कि एक की मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में अलाइन नहीं होती। मसलन ये एटम इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी ऊपर है, यानी एक एटम की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे एटम की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैंसिल हो जाती है। आप कह सकते हैं क्या है, एटम्स आपस में रैंडम अरेंजमेंट रखते हैं। एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, रैंडम है। अरेंजमेंट रैंडम होने की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त किसकी जीरो होती है, मटेरियल की। यहां तक आपने पैरामैग्नेटिक के बारे में कहा,
वो सब्सटेंसेस जो ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं जिन एटम्स या मॉलिक्यूल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती, कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब वही एटम या मॉलिक्यूल जब कंबाइन होके पूरा बल्क मटेरियल बनाते हैं, तो बल्क मटेरियल की शक्ल में हर एटम की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपनी अपनी, लिहाजा नेट रैंडम अरेंजमेंट है यहाँ पे। लिहाजा ये है कि एक एटम की दूसरे के साथ अपोजिट होने की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाती है। सो एटम ये वो मटेरियल है जिसके अंदर तमाम एटम एज अ मैग्नेट काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मटेरियल अभी मैग्नेट नहीं है। ओवरऑल मटेरियल मैग्नेट नहीं है। बेटा बंद करो कैमरा। ईमान है इधर दिखाएं इधर। ऐमन बंद करो कैमरा, बंद करो। निवाज आई बंद करो कैमरा। ऐमन कैमरा बंद करो, आवाज नहीं आ रही। ओ बेटा कैमरा बंद करो। क्या मसला है बच्चा? कैमरा बंद करो, मैं बोल रहा हूं। है क्या हो गया? पहले तो कनेक्ट हुई है, इसको पता है दोबारा। अच्छा चले। अच्छा बच्चों, अब सवाल ये है अब सवाल ये है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ओवरऑल मटेरियल की शक्ल में, लेट्स से ये पैरामैग्नेटिक है, इसके अंदर तमाम एटम छोटी अपनी छोटी छोटी थोड़ी 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 मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये मटेरियल मैग्नेट नहीं है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड एटम हर एक की मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको मैं मैग्नेट बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा? मैं इसको मैग्नेट बनाने के लिए तवज्जो चाहिए। मैं इसको मैग्नेट बनाने के लिए, बल्कि ये वाली बात मैग्नेट बनाने के लिए बात करें अगर, तो फेरो में भी बात वही होगी आखिर में जाके। लिहाजा एक ही दफा ये बात डिटेल में ताकि कर लो, रिपीटिशन में बात उतनी डिटेल में नहीं की जाती तो सारे। अच्छा अब मैं ये कहना चाह रहा हूं पैरामैग्नेटिक को मैग्नेट बना सकते हैं आप, कैसे बना सकते हैं, इसका और फेरो का मैं इकट्ठा डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो लिहाजा ये क्वेश्चन बात में होगा। अब आ जाते हैं हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरफ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स, पार्टिसिपेंट चेक करें, से मिलके बनते हैं फेरोमैग्नेटिक हैं। उन्हें क्या स्क्रीनशॉट ले। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं जिन एटम्स या मॉलिक्यूल्स की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मींस नॉट इक्वल टू जीरो। एक तो बात ये है, दूसरी क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी एटम्स या मॉलिक्यूल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, मींस अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है। मसलन आयरन, मसलन स्टील। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल आप पास कुछ लाए हैं फेरोमैग्नेटिक में, मसलन निकल है, निकल कोबाल्ट लाया है, यानी आयरन एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट लाए, क्रोमियम डाइऑक्साइड, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, स्टील है। ये एग्जांपल किसकी है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं जिन एटम्स या मॉलिक्यूल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड
बहुत स्ट्रांग होती है, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एटम है, तो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो बेटा अब मटेरियल की सूरत हाल की तरफ जाते हैं। बेटा यहाँ तवज्जो से डिस्कशन सुनेंगे वरना मजा नहीं आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन में पहुंचे हुए हम। और ये जिस तरह की बातें आज मैं कर रहा हूँ, इस तरह की है फिजिक्स सारी सेकंड ईयर की। डिटेल, डेप्थ, लिंक, सीक्वेंस और कंसेप्शन। बेटा अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एटम जब मटेरियल में बना आते हैं तो बेटा वो हर एटम जिस तरह पैरा में, तो सुने, जिस तरह पैरा में हर एटम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस तरह फेरो में नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक में एटम या मॉलिक्यूल की अलाइनमेंट बेटा ग्रुप की शक्ल में होती है। फेरोमैग्नेटिक में ग्रुप ऑफ एटम, यहां पे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे से तो मुराद यानी ग्रुप ऑफ एटम ग्रुप्स बनाते हैं। और याद रखें यहां पे एक ग्रुपलेट से मैं आपके सामने कोई सिचुएशन रखने की कोशिश करता हूं। लेट से ये एक ग्रुप है, इस एक ग्रुप के तमाम एटम की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तवज्जो से सुनेंगे ये वाला पॉइंट। पैरा में आपने कहा कि एटम तो मैग्नेटाइज है, एटम की अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड एटम की 0 है, बिकॉज दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। दे उनकी ओरिएंटेशन जो इस तरह से है कि हर एटम की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से डिफरेंट है। जबकि पैरा में ऐसा नहीं है, पैरा में ऐसे एटम तो मैग्नेटाइज्ड हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, लेकिन एटम आगे जब मटेरियल में इस शक्ल में होते, मटेरियल एटम कंबाइन को बनाते हैं तो ग्रुप की शक्ल में वो इकट्ठे होते। एक ग्रुप की खास बात यह है कि एक ग्रुप में जितने एटम है, तमाम एटम की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अब अगला ग्रुप ये है, अब इस ग्रुप में जो डायरेक्शन बनती है सबकी डायरेक्शन क्या है, वही है मैग्नेटिक फील्ड। अगला ग्रुप ये हो सकता है, इस ग्रुप में क्या सूरत हाल है, इसमें तमाम एटम की मैग्नेटिक फील्ड है। अगला ग्रुप ये हो सकता है, अगला ये हो सकता है। पता चला कि यहाँ पे बजाय एक एक एटम के ग्रुप्स ऑफ एटम सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब हर एक ग्रुप में कितने एटम हो सकते हैं, 10⁻⁶ टू 10⁻12 एटम, यानी इतने ज्यादा बिलियंस ऑफ एटम का एक ग्रुप बनता है। और उस ग्रुप में सारे एटम की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की सेम है। और बच्चों तवज्जो से सुनना जुमला, उस ग्रुप को आप क्या कहते हैं, उस ग्रुप को आप डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। उस ग्रुप को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। एक डोमेन ये आ गई, दूसरी डोमेन ये आ गई, तीसरी। एक डोमेन में कितने एटम होते हैं, 10⁻⁶ टू 10⁻12। और हर डोमेन के एटम आपस में क्या है, हर डोमेन के एटम की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सेम। अब बेटा ग्रुप की शक्ल में ये 10⁻⁶ टू 12 एक डोमेन, दूसरी डोमेन, चौथी, पांचवी, हर डोमेन में मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, लेकिन एक डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड दूसरी डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स नहीं कर रही। इस डोमेन में जितने एटम एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस डोमेन के एटम और इस डोमेन के एटम आपस में अपोजिट डायरेक्शन रखते। इस डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड इस डोमेन के साथ अपोजिट, इस डोमेन की इस डोमेन के साथ, इस डोमेन की दूसरी के साथ, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे डोमेन रैंडम डायरेक्शन रखती है। यहाँ पे अभी नहीं, यहाँ पे डोमेन रैंडम डायरेक्शन रखती। लिहाजा बच्चों
लिहाजा बच्चों डोमेन रैंडम, ये नजर आ रहा था, यहां लिखते हैं, डोमेन रैंडम डायरेक्शन रखती है। ठीक हो गया। यानी बच्चों आपके पास डोमेन रैंडम होने की वजह से मटेरियल की नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। किसकी? मटेरियल। पता चला कि मटेरियल ना तो फेरोमैग्नेटिक नॉर्मल सूरत में मैग्नेट का काम कर रहा होता है, ना ही पैरा। डाया तो वो है जिसमें कैपेसिटी नहीं मैग्नेट बनने की। डाया के अंदर एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं। पैरा के एटम की मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, रैंडम होने की वजह से मटेरियल की नहीं होती। फेरो में एटम की मैग्नेटिक फील्ड होती है। एटम ग्रुप की शक्ल में एक डोमेन बनाते हैं, उन सारों की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है, लेकिन हर डोमेन दूसरे से अपोजिट या डिफरेंट डायरेक्शन होने की वजह से, यानी डोमेन आपस में अलाइन नहीं है, लिहाजा मटेरियल मैग्नेट नहीं है। अब बेटा फेरो के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं और पैरा के अंदर भी क्वेश्चन पढ़ना है। फेरो के अंदर भी कर रही हैं और पैरा के अंदर भी, लेकिन ये मैग्नेट कैसे बनेगा? 10 की पावर, हाँ 16 है, ठीक कह रहे हैं। ये 10 की पावर 12 to 16 है, 6 to 12 नहीं है बेटा। ठीक है, ये 12 to 16 है, 6 to 12 नहीं है। ये इतनी तादाद में एटम मिलकर क्या बनाते हैं? डोमेन। और कोई क्वेश्चन? किसका था? ठीक है, ठीक। अच्छा बच्चों, टाइम कितना लग गया? अच्छा ये था। अब सवाल ये है कि डाया तो जो मर्जी कर लो, ये मैग्नेट नहीं है। ठीक है, जिस तरह लकड़ी पे हम जितनी मर्जी है, या जिस तरह एक क्या कह लूं, हम जितनी मर्जी है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लें, हम जितना मर्जी है वो सूरत कर लें, उसने उसके अंदर चार्ज है कोई नहीं, तो उसने कोई उस लाइन में नहीं आता। चार्ज होगा तो हमारी फील्ड की वजह से आप लाइन पे आ जाते। मेरा कहने का ये मतलब है, यहाँ पे जो डायामैग्नेटिक है, इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड की कैपेसिटी नहीं है। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड्स की सिचुएशन मौजूद है। इन पे अगर हम काम करें तो मैग्नेट बना सकते हैं। सवाल ये है कि इनको कैसे मैग्नेट बनाएं और कैसे डीमैग्नेटाइज करें, ये हम देखेंगे। एक आध मिनट के बाद हमारी मीटिंग ने, शायद क्लास ने इधर क्लोज जाना है, दोबारा ज्वाइन करना बेटा। अभी टॉपिक क्लोज नहीं हुआ, अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ जाना है। हाउ टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज फेरो एंड पैरा।